तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सोशल साइंस का प्रैक्टिस सीरीज हम लेके आए हैं ना। तो इसमें हम सिलेक्शन सीरीज, जो कि हमारा 4th या 5th लेक्चर होगा आज का। आई होप आप लोगों ने हमारे जो चारों ही लेक्चर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हो तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने वहाँ पे पीआईक्यू या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस हो सकते थे, वह हम लोगों ने डिस्कस किए है। साथ ही साथ जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड, मानो अभी जैसे एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बात हो या फिर एमपी पुलिस के एग्ज़ाम या फिर एमपी पटवारी जो 2030 में हुआ था, सारे ही क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं इसमें। साथ ही उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे, जो भी टाइप्स हो सकते थे, उनको इस सीरीज सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से कवर किया है। तो आई होप फ्रेंड, आपके जो भी अभी एग्ज़ाम है, जैसे एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी सीरीज। तो साथियों, एग्ज़ाम में जैसा कि काफ़ी कम दिनों का समय बच चुका है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी के प्रति जी जान लगा के तैयारी कर रहे होंगे, है ना? काफ़ी शानदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, बिना वक्त को ज़ाया किए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो आज हमारे चैनल पर नए यूज़र्स आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। काफ़ी कुछ अच्छा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, और इसके पहले के अगर लेक्चर नहीं किया तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने कर चुके हैं उस क्लासों में। चलते फ्रेंड्स, आज हमारे जो कि टॉपिक रहने वाले हैं, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कि एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड जो भी आपका यूनिट 17 में जो सिलेबस दिया है, उसी पर पूर्ण रूप से आधारित है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें हम लोगों ने इसके पूर्व की क्लास में जो कि नदी और तरंग हिमानी वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, है ना। साथ ही साथ वायुमंडल संगठन वाला भी हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में, है ना। वर्षा के प्रकार, वर्षण के रूप, जल का वितरण, तरंग, सुनामी, ज्वार भाटा आदि से संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इसके आगे संसाधन से आशय संसाधन के प्रकार हो गए, है ना। संसाधन नियोजन, भू संसाधन क्या होते हैं, भारत में भू उपयोग, प्रारूप, भूमि का निम्नीकरण, संरक्षण के उपाय। साथ ही फ्रेंड, आगे हम देखेंगे भारत में मृदाओं का वर्गीकरण, किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। साथ ही हम मृदा अपरदन क्या होता है ना, संरक्षण क्या हो सकता है मृदा का। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बारे में बात करेंगे, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, साथ ही साथ वर्षा जल संग्रहण की बात हो। इसी के साथ साथियों, कृषि के प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में देखेंगे, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। साथ ही साथ भारत की प्रमुख फसलें, चावल, गेहूँ, बाजरा, कॉफ़ी, जूट आदि के बारे में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इसके धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, और अंत में खनिज संरक्षण के भी बारे में हम समझेंगे। तो साथियों, हम आज यह पूरे ही जो कि टॉपिक दिए हुए हैं यूनिट 17 में आपके सोशल साइंस में, तो इन सबको कंप्लीट करेंगे आज की डेट में। जो भी पीवाईक्यू यहाँ से बन सकते थे, सारे ही क्वेश्चनों को हम लोगों ने लिया हुआ है। साथ ही साथ जितने भी टाइप्स के अगर क्वेश्चन हो सकते थे, उन सारे ही क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छी खासी प्रैक्टिस रहने वाली है आज की आप सभी के लिए। निश्चित ही फ्रेंड, आप लोगों की शिफ्ट में यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। साथियों, अगर आपने थ्योरी अगर नहीं पढ़ी हो इसके बारे में, या फिर आप लोगों ने अगर कोई भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी इसके पहले, तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से उन सारे ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं। क्या है कि एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो थोड़े बहुत अस्त्र शस्त्र लेके जाइए, जैसे इस टाइप से, है ना। तो ये प्रैक्टिस के जरिए, प्रैक्टिस करके ही इसको एक अस्त्र की तरह आप उपयोग कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सोशल साइंस यूनिट 17 से रिलेटेड है सारे ही चैप्टर, है ना। चलते आगे, हमारे आज के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज का हमारा।
वर्षा वर्षा का कौन सा प्रकार पर्वतीय ढाल से टकराने पर बनता है? बताइए, आप सभी आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसे पॉज़ वीडियो को पॉज़ करके है ना, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी शानदार तरीके से आगे बढ़े। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतीय वर्षा। हमें पर्वतीय ढालों से टकराकर पर्वतीय वर्षा देखने को मिलती है। जब वायुमंडलीय जो नमीयुक्त हवाएं जो होती है, जब पहाड़ से टकराती है ना, वायुमंडलीय नमीयुक्त हवाएं क्या होती है, पहाड़ों से टकराती है और टकरा कर क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या होगा कि इसका जल वाष्पीकृत होगा, यहाँ पे संघनित होंगी, यहाँ पे है ना, ऊपर की ओर उठकर यहाँ पे ठंडी होने पर क्या होंगी, या संघनित होंगी, है ना, इसका कंडेंसेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे यहाँ वर्षा होंगी, संघनित हो जाएंगी तो फिर यहाँ पे वर्षा का कारण बनेंगी, इससे यहाँ पे वर्षा स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इस तरह की घटना साथियों पहाड़ी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतीय वर्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किस प्रकार की वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होती है? एमपी पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, संवहन देखने को मिलता है ना। विषुवतीय क्षेत्रों में संवहनी वर्षा अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो क्षेत्र होता है, या जो क्षेत्र है जो कि भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि गर्म और आर्द्रता बनी रहती है ना, अत्यधिक ताप और आर्द्रता बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे दिन में जो है हवा गर्म होकर क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। तो ऊपर की ओर उठती है तो फिर क्या होंगे, वहाँ पे संघनन होंगे ऊपर की ओर, है ना। जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी गर्म वाली, तो ऊपर क्या होगा, संघनन होगा, है ना, बादल का रूप लेंगे और फिर क्या होगा, यहाँ पे संवहनी वर्षा का कारण बनेंगी। जब हम साथी जैसे पानी गर्म करते हैं तो कैसे हम जिस बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं, तब जब भी पानी गर्म होता है तो नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर की ओर ऊपर उड़ जाता है, ऊपर गर्म आ जाता है, फिर नीचे जो ठंडा रहता है नीचे की ओर जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसी तरह फ्रेंड, जब यहाँ पे जब इसका पृथ्वी की जो हवाएं है वो गर्म हो जाती है तो ये भी ऊपर की ओर उठती है, फिर यहाँ पे संघनन हो जाता है ऊपर, जिसके के कारण संवहनी वर्षा हमें देखने को मिलती है। इस तरह की जो वर्षा होती है उसे उष्णकटिबंधीय समसामयी वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय समसामयी वर्षा। याद रखिएगा ये वाला भी नाम, है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठोस रूप में गिरने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, हिमपात। जिसमें हिम के जो क्रिस्टल होते हैं वो ठोस रूप में नीचे की ओर गिरते हैं, जिसके कारण हमें इस तरह की वर्षा हमें देखने को मिलती है। वर्षा में क्या होता है साथियों, वर्षा में जल की बूंदें द्रव के रूप में गिरती है। वही अगर ओले की बात करें तो इसमें बर्फ के जो छोटे गोले होते हैं वो वर्षा के साथ गिरते हैं। छोटे छोटे गोले आपने देखे होंगे ना, वो से ओले के साथ गिरते हैं, ओले वर्षा के साथ गिरते हैं, सॉरी। बूंदाबांदी की बात करते हैं, बहुत हल्की जो वर्षा की फुहारे होते हैं, छोटे कण होते हैं, उसे बूंदाबांदी देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जल का अधिकतम भाग किस रूप में संग्रहित है? बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, महासागर में हमें अधिकतम भाग देखने को मिलता है जल का। अगर हम बात करें महासागर में तो इसमें 97.5% हमें देखने को मिलता है। कुछ हम और भी देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं अगर मीठे पानी की, जो कि हिमनद में होता है ना, मीठा पानी, तो ये किस में होता है, हिमनद में दिखाई देता है, ग्लेशियर में, हिमनद। तो इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 2% होता है इसमें पानी, है ना। और वही आगे चलते भूमिगत जल की अगर बात करें तो भूमिगत जल में हमें कितने परसेंट देखने को मिलता है, तो यह हमें देखने को मिलता है 0.5%, 5% है ना।
भूमिगत जल के रूप में हमें देखने को मिलता है। साथ ही आगे बढ़े, नदी और झीलों की बात करें, नदियाँ और झीलों में हमारे यहाँ 0.3% देखने को मिलता है जल। और साथ ही साथ वायुमंडल की अगर बात करें, जिसमें जल वाष्प वगैरह के रूप में हमें देखने को मिलता है 0.04%। इस तरह से साथियों यह जल के कुछ प्रकार हो जाते हैं जिनमें जल देखने को मिलता है। यह पृथ्वी पर पूर्णतः जल का एक रूप है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा किसमें, महासागर में देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से खारा होता है ना। तो साथियों आप सभी इन सारे ही फैक्ट को याद रखिएगा, अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है आपको यहाँ से, है ना। पूछ लिया जाएगा कि नदी और झीलों का कितना % पानी मिलता है नदी और झीलों में, तो 0.3% देखने को मिलता है ना। भाई भूमिगत जल की बात कर लेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भूमिगत जल के रूप में कितना पानी है हमारे पृथ्वी पर, 0.5%। वायुमंडल में कितना है, तो 0.04% देखने को मिलता है। वही अब जैसे हम लोगों ने देखा महासागरीय जल के बारे में। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग कितना % खारा जल है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो आप लोग इजी वे में इसका आंसर लगा सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 97%, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था 97.5, जो कि समुद्र में जो कि खारा पानी हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, वायु के कारण हमें तरंगे उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। सतह पर चलने वाली जो हवाएं होती है वह तरंग को पैदा करती है। कुछ अन्य कारण भी देखने को मिलते हैं तरंग उत्पन्न में, जैसे भूकंप आने पे या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होने पे इसमें समुद्र में अचानक हलचल होती है, जिससे सुनामी तरंगे उत्पन्न होती है। वायु जो होती है ना, वो क्या करती है कि अपनी गति के कारण, जो दबाव और घर्षण के कारण क्या करती है, पानी की सतह को ऊपर उठाती है, जिससे ऊर्जा जल में फैलती है, जिससे तरंगों का निर्माण होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सुनामी किस प्रकार की तरंग है। बताइए आप सब, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, भूकंपीय तरंग हमें देखने को मिलता है। जैसे कि समुद्र तल में अगर भूकंप से उत्पन्न होता है तो वहाँ पे सुनामी पैदा होती दिखाई देती है। पिछले हमने लेक्चर में काफ़ी कुछ इस पे डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो कृपया करके उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया था। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ज्वार भाटा का मुख्य कारण है। एमपी फॉरेस्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण हमें ज्वार भाटा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी, तो सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में होने पर क्या होता है, जैसे सूर्य हो गया और चंद्रमा हो गया, एक ही लाइन में अगर होते हैं तो यहाँ पे सुपर जो कि उच्च ज्वार देखने को मिलता है। उच्च ज्वार अधिक होता है ना, ज्वार अधिक होता है। और जो भाटा जो है, भाटा कम दिखाई देता है यहाँ पे। अगर ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा, ज्वार मतलब होता है जैसे समुद्र है, तो समुद्र की लहरें जब तट पर आ जाती है अधिक मात्रा में, उसको ज्वार कहते हैं ना, उच्च ज्वार। और जब पीछे की ओर लौट जाती है तो उससे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो इस तरह से इसे इजी वे में याद कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब ये आगे की ओर बढ़ती है, कब बढ़ती है आगे की ओर, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में होते हैं तब ज्वार अधिक होता है, भाटा कम देखने को मिलता है। जब उसी तरह जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य हो गया चंद्रमा हो गया, ये 90 डिग्री पे होते हैं, तब क्या होता है, ज्वार कम बनते हैं, ज्वार बनेंगे कम, और भाटा क्या अधिक बनेगा, भाटा अधिक बनता है जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पर हो, और एक लाइन में होंगे तो वहाँ पे ज्वार अधिक होता है। इस तरीके से इसे इजी वे में याद कर सकते हैं आप सभी। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे,
प्रतिदिन कितने उच्च और निम्न ज्वर आते हैं? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 12 घंटे में 2 उच्च ज्वर और साथ ही साथ 2 निम्न मतलब 2 भाटा देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब कौन सा ज्वर आता है? बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, स्प्रिंग ज्वर हमें देखने को मिलता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो स्प्रिंग ज्वर के अंतर्गत क्या होता है, इस यहाँ पे उच्च ज्वर अधिक देखने को मिलता है ना। जब ज्वर जो आता है, ज्वार, वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है ना। इसकी इंटेंसिव अधिक होती है, जबकि भाटा बहुत कम हमें देखने को मिलता है इसमें। साथ ही यह घटना कब देखने को मिलती है? या तो पूर्णिमा हो तब देखने को मिलती है, या फिर अमावस्या के टाइम हमें देखने को मिलती है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। महासागरीय धाराएं किस कारण से बनती है? बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम बात वायु की करें तो इसमें हमें सतही धाराओं का कारण देखने को मिलती है वायु, है ना। घूर्णन बल की अगर बात करें तो इसमें कैरोलियस बल से दिशा बदलती है, घूर्णन बल जिसमें देखने को मिलता है। तापमान और लवणता की अगर बात करें तो यह जल की घनत्व में अंतर देखने को मिलता है इसके। तो इस तरीके से साथियों यह तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। गर्म महासागरीय धारा कौन सी है? एमपी पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम हमें देखने को मिलती है, जिसमें अटलांटिक की प्रबल यह गर्म धारा देखने को मिलती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? एमपी पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन सी, लेब्राडोर। यह लेब्राडोर की अगर बात करें तो यह ठंडी महासागरीय धारा देखने को मिलती है, जो कि ग्रीनलैंड से भी ठंडी धारा यहाँ देखने को मिलती है। गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जो कि गर्म धारा है ना, गर्म धारा देखने को मिलती है। कुरोशियो की बात करें तो कुरोशियो कहाँ की है? जापान तट की है, जापान तट की हमें देखने को मिलता है गर्म धारा। वही हम ब्राज़ील धारा की अगर बात करें तो यह कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में गर्म धारा देखने को मिलती है। इस तरीके से साथी इसको याद कर सकते हो आप लोग इजी वे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 14 देखेंगे। नीप ज्वार कब आता है? बताइए आप सब, इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक समकोण पर हो तब क्या हमें देखने को मिलता है? नीप ज्वार देखने को मिलता है। समकोण पर हो, समकोण पर हो तो क्या हमें देखने को मिलता है? नीप ज्वार देखने को मिलता है। अगर जो यह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अगर एक सीध में हो तो हमें क्या देखने को मिलता है? स्प्रिंग ज्वार देखने को मिलता है, स्प्रिंग ज्वार। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव होता है? बताइए आप सब, इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी देखने को मिलता है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें जलवायु पर प्रभाव की, तो इसमें तटीय क्षेत्र में तापमान अधिक प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है हमें। सेकंड, समुद्री व्यापार की अगर बात करें तो इसमें नौवहन मार्ग बदलते रहते हैं। मत्स्य पालन का प्रभाव की बात करते हैं, इसमें ठंडी धारा है जिसमें मछलियाँ प्रचुर प्रचुर बनाती रहती है। तो साथ ही हमें यह तीनों ही प्रभाव एक साथ होते दिखाई देते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, संसाधन से क्या आशय है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव द्वारा उपयोग की कोई भी वस्तु से तात्पर्य जैसे जल, मिट्टी, खनिज, है ना, जिसमें जल हो जाएगा, है ना, मिट्टी हो जाएंगी, खनिज हो जाएंगे, मानव के जीवन के जो भी लाभकारी संसाधन होते हैं उससे कहा जाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, संसाधनों के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 देखने को मिलती है संसाधनों के प्रकारों में। तो एक प्राकृतिक हो जाता है, एक मानव निर्मित और एक मानव संसाधन के रूप में हमें देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? बताइए इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजनाबद्ध उपयोग हमें देखने को मिलता है, जिसमें सतत विकास के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम भी इसे कहा जाता है। यह जो है सतत विकास के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम होता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, संसाधन नियोजन की पहली अवस्था क्या है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन ए, संसाधनों का मूल्यांकन करना, है ना, जो कि संसाधन नियोजन की पहली अवस्था है। अगर इसके अंतर्गत अगर बात करें तो संसाधनों की सूची, है ना, उसके वितरण की बात आदि पर अध्ययन किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भूमि संसाधन का मुख्य आधार क्या है? बताइए आप सब इसका राइट आंसर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हमें देखने को मिलता है। भूमि संसाधनों के आधार की बात करें तो इसमें हमें खाद्यान्न भी देखने को मिलता है, खनिज भी देखने को मिलते हैं, है ना, साथ ही साथ मानव की बसाहट भी हमें लोगों को इसमें सारी ही देखने पर मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, भारत की भूमि का सबसे बड़ा उपयोग किसमें होता है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, खेती योग्य भूमि हमें देखने को मिलती है। अगर हम इस पे सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, लगभग इस पे 43% हमें इसका उपयोग देखने को मिलता है भूमि का, जो कि सबसे अधिक है ना। अगर हम वन क्षेत्र की अगर बात करें तो हमें 22% के लगभग हमें देखने को मिलता है, भूमि पर वन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम चारागाह की बात करें तो यह सीमित भाग पर यह देखने को मिलता है हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारत की कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग में खेती योग्य है? एमपी पटवारी में पूछा गया आपका यह क्वेश्चन। आप सभी बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लगभग 43% भाग पर हमें खेती देखने को मिलती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया ही था। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भूमि उपयोग प्रारूप पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। हम अगर बात करें भौगोलिक परिस्थितियों की तो यह भी भूमि के उपयोग पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जिसमें स्थलाकृति हो या फिर जलवायु का असर हो तो यह निश्चित ही प्रभावित करते हैं ना। तकनीकी का स्तर की अगर बात करें तो आधुनिक तकनीक से इसके उपयोग से भी भूमि के जो उपयोग को है वो अधिक प्रभावित करता है तकनीकी। सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें तो यह भी जीवन शैली पर आधारित होती है, जो कि डायरेक्टली इसके उपयोग को प्रभावित करती है। तो इस तरह से फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कहेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? बताइए क्या कारण है भूमि निम्नीकरण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, वनों की कटाई के कारण सर्वाधिक भूमि का नाश हमें देखने को मिलता है, जो कि भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अधिक सिंचाई से लवणता देखने को मिलती है, जिसमें जल भराव से मिट्टी खराब आदि की समस्या हमें देखने को मिलती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। क्या है इनमें से प्रमुख कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइनिंग खनन के कारण हमें जो कि भूमि निम्नीकरण देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी याद रखिएगा इसे। अगर साथियों हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। बताइए क्या कारण है प्रमुख? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक चराई के कारण भी हमें यह घटना देखने को मिलती है, या फिर पशुओं में मिट्टी की गुणवत्ता भी घटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक चराई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भूमि संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा को अपरदन होने से रोकना ही भूमि संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय है। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर राइट आंसर की बात करें तो सीढ़ीनुमा खेती, जो कि मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी है ना। वृक्षारोपण को अगर देखें तो यह भी मृदा संरक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी देखने को मिलता है। कंटूर हल चलाना, तो यह भी हमें देखने को मिलता है, जल बहाव को रोकता है ना। तो इस तरह से फ्रेंड इसके सारे ही आंसर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी वाला आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। संसाधनों का सतत उपयोग किससे संभव है? बताइए आप सब इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, संतुलित व योजनाबद्ध उपयोग। अगर इसकी बात करें तो इसमें सतत विकास के लिए भी यह आवश्यक है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो जल विद्युत का उत्पादन, अर्थात बांधों में बिजली बनाई जाती है ना। सिंचाई की बात करें तो ये खेतों तक नहरें पहुंचती है। बाढ़ नियंत्रण की बात करें तो जलाशय अतिरिक्त पानी रोकते हैं ना, जिससे बाढ़ नियंत्रित होती है। तो यह नदी परियोजनाओं के अंतर्गत यह तीनों भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? एमपी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए आप सब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सतलज नदी पे हमें भाखड़ नागल नदी परियोजना देखने को मिलती है, तो जो कि हिमाचल और पंजाब में स्थित है सतलज। अगर हम बात करें यमुना पे तो हमें यहाँ टिहरी परियोजना देखने को मिलती है, टिहरी परियोजना है ना। गंगा की अगर बात करें तो इसमें गंगा पर टिहरी और फरक्का देखने को मिलता है, टिहरी और फरक्का। नर्मदा की अगर बात करें तो इस पे सरदार सरोवर देखने को मिलता है, सरदार सरोवर। इस तरीके से फ्रेंड सारे इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की भी संज्ञा दी जाती है। अगर नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, टेम्पल ऑफ इंडिया में कहा था। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। दामोदर घाटी निगम किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर बाढ़ नियंत्रण की बात करें ऑप्शन पहले की तो ये भी सही है, क्योंकि दामोदर को बंगाल ऑफ सैरो कहा जाता है, बंगाल ऑफ सैरो।
चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगले क्वेश्चन पर जाने के पहले देखते हैं इसको। बिजली की बात करें तो इसमें थर्मल और हाइड्रो देखने को मिलता है, थर्मल, हाइड्रो। सिंचाई की बात करें तो इसमें खेतों में नहर देखने को मिलती है ना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। नर्मदा पर बनी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरदार सरोवर बांध हमें देखने को मिलता है नर्मदा परियोजना पर। वही हम बात करें हीराकुंड की तो यह कहाँ देखने को मिलता है? महानदी, महानदी और ओडिशा में देखने को मिलता है। चलते हैं भाखड़ नागल बांध पर, जो कि हमें सतलज नदी पर देखने को मिलता है। तुंगभद्रा की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है? कृष्णा पर देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का सतत उपयोग। ऑप्शन है जल का सतत उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी समन्वित जल संसाधन प्रबंधन की बात करें तो इसमें साथ ही एकीकृत तरीके से जल का प्रबंधन करना, जिसमें क्या होता है कि पर्यावरण हो, है ना, पर्यावरण की बात हो, साथ ही साथ सामाजिक और क्या होना चाहिए, आर्थिक संतुलन निर्मित हो, आर्थिक संतुलन। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। जल संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल का संचयन हमें देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं 38। वर्षा जल संग्रहण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि जल स्तर में वृद्धि करना। वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से हमें भूमि जल में वृद्धि देखने को मिलती है। इसकी बात करते हैं जल जिसमें जमीन का पानी टैंक और भूमिगत जल में जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? बताइए आप सब इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, जो कि हमें महाराष्ट्र राज्य में अर्जुन बांध देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी पर हमें हीराकुंड बांध हमें देखने को मिलता है। साथियों इस नदी पर, जो कि एशिया का सबसे लंबा बांध है ना, एशिया का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध हमें देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। वर्षा जल संचय में छत प्रणाली का अर्थ है? बताइए आप सभी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत के पानी को टंकी या जमीन में संग्रह करना। जो बरसात का पानी जो होता है उसे पाइप से टंकी या रिचार्ज पिट में डाल दिया जाता है, इसे ही छत प्रणाली कहते हैं ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। पंचनद परियोजना किन नदियों से जुड़ी है? बताइए आप सभी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। यह 5 नदियों से मिलकर पंचनद परियोजना बनती है। पंजाब शहर का जो नाम है, पंजाब जो स्टेट है उसका नाम भी इन्हीं पंचनद परियोजना के द्वारा पड़ा था, पंचनद नदियों के कारण। अगर हम यही सिंधु प्रणाली की 5 नदियों के पुराने नामों के, प्राचीन नामों की अगर चर्चा करें तो इसमें हम देख पाते हैं, जैसे सतलुज को क्या कहते हैं? सतलुज का नाम हो जाता है यहाँ पे सतुद्री, सतुद्री, है ना। वही हम बात करें ब्यास का, तो ब्यास का विपाशा हो जाता है।
विपाशा, है ना। वही हम बात करें रावी की, तो रावी का हमें देखना मिलता है इरावती। अगर हम बात करें चेनाब की, तो चेनाब हो जाता अस्किनी। अस्किनी कहा जाता था चेनाब को पहले। झेलम की अगर बात करें तो वितस्ता। इस तरह से इसके प्राचीन नाम हो जाते हैं। यह सभी प्राचीन और संस्कृत नाम होते थे जिनसे पुकारा जाता था इन नदियों को। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। जल ही जीवन है, यह नारा किससे जुड़ा है? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए इस नारे का उपयोग किया जाता है। जहाँ माना जाता है जीवन के लिए पानी आवश्यक है ना। अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो इसमें संसाधनों के उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है ना। संसाधनों के उपभोग को, संसाधन की। वही हम कृषि क्रांति की अगर बात करें तो इसमें खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, खाद्य उत्पादन। और हरित क्रांति की अगर बात करें तो हाई यील्ड वैरायटी की बात होती है, जिसमें बीजों को महत्व को बढ़ावा दिया जाता है ना। बीज हो गए, साथ ही साथ उर्वरक, उर्वरक उद्योगों की उपयोग की बात हो गई। तो यह इनके उपयोग को और बढ़ावा दिया जाता है ना। अत्यधिक फसल पैदावार के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। वर्षा जल संचय सबसे अधिक किस क्षेत्र में आवश्यक है? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में, डेजर्ट एरियाज में अत्यधिक आवश्यक होता है वर्षा जल का संचयन करना, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की अल्प मात्रा होती है ना, काफ़ी कम मात्रा में बारिश होती है, इसलिए जल का संचयन करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। तटीय क्षेत्र की अगर बात करें कोस्टल एरिया की, तो यहाँ पे जल की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुरता पाई जाती है जल की, है ना, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे झरने, नदियाँ आदि उपलब्ध होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में भी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ नमी युक्त जो हवाएं टकराती है फिर बादलों का निर्माण करती है ना, जिससे संघनन के कारण वर्षा वगैरह होती है पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में। द्वीपीय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये समुद्री जल लवणीय होता है। समुद्री तो जो द्वीपीय क्षेत्र होते हैं उसमें समुद्र का जल होता है वहाँ पे, तो यह लवणीय प्रकार का मिल जाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का एक दुष्प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लोगों का विस्थापन, जो कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के कारण हमें इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कई गांव देखे होंगे या फिर खेत देखे होंगे जो डूबते हुए नजर आते हैं, जिससे, है ना। अगर हम जल संग्रहण की बात करें तो यह तो पॉजिटिव चीज़ है जो कि लाभकारी होती है सभी लोगों के लिए। बिजली का उत्पादन यह भी लाभकारी होता है। सिंचाई सुविधा की बात करें तो यह भी लाभकारी ही होती है। बात करें हम इसके दुष्प्रभाव की, जैसा कि दिया गया है हमें प्रश्न में, तो लोगों का विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? बताइए आप सब इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा जो होती है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगर इसकी भूमि पर जलोढ़ मात्रा की अगर बात करें तो ये 40% हमें देखने को मिलती है। भारत के लगभग 40% क्षेत्र में फैली हुई है ना। तो यह मिट्टी कैसे बनती है? यह मिट्टी जो है नदी द्वारा लाए गए अवशेष से बनती है। नदी जो बहाकर जो अवसाद लेके आती है वो इकट्ठा होते हैं, उससे क्या बनती है? यह जलोढ़ मृदा बनती है। जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। पहला टाइप हम देखें तो इसमें हमें खादर मृदा देखने को मिलती है, खादर जलोढ़, है ना। और नई अगर पुरानी की बात करें तो इसे भांगर बोलते हैं। खादर और भांगर दो प्रकार देखने को मिलते हैं। तो खादर खादर जो होती है ये नई होती है, नई मृदा।
और भांगर जो होती है पुरानी मृदा, पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? चावल है ना, गेहूँ है, साथ साथ गन्ना हमें देखने को मिलता है, कपास है, तंबाकू, अन्य फसलें हमें इस पर देखने को मिलती है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, मुख्य स्थान जहाँ कहाँ पे ये इस प्रकार की मृदा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका क्षेत्र हो जाता है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा हो गया है ना, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान एरिया में अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। इस तरह से साथ ही इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम होते हैं, जैसे हम काली मिट्टी भी कहते तो है, साथ ही साथ इसे रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसके साथ में एक नाम आता है, इसे कॉटन कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अगर हम इस मिट्टी की स्थान की बात करें तो हमें कहाँ देखने को मिलती है? दक्कन पठार के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। दक्कन का पठार एरिया में है ना, जो कि महाराष्ट्र हो गया है ना, हमारे मध्य प्रदेश की बात हो, एमपी है ना, साथ ही साथ गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना है ना, ये काफ़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु, अन्य क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। इसकी विशेषता क्या होती है इस मिट्टी की? इसमें चूना है ना, चूना, पोटास और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना, पोटास और मैग्नीशियम, ये तीनों ही कंटेंट अत्यधिक मात्रा में होते हैं। इनकी मात्रा अधिक होती है ना। साथ ही साथ यह जो मिट्टी होती है कॉटन सॉइल, यह जो है नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नमी बनी रहती है, थोड़ा पानी गिर जाए तो नमी बनी रहती है, और पानी अगर कम हो तो वो फटी सी दिखाई देती है ना मिट्टियाँ। अगर फसलों की अगर बात करें तो इसमें हमें कपास, साथ में ज्वार है ना, ज्वार, बाजरा, गन्ना और गेहूँ हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो काली मिट्टी है उसको अधिकतर, जैसे इसके रंग की बात करें तो यह गहरी काली भी होती है, कभी कभी धूसर टाइप की, मतलब कि देखे कि काली कछारी भी कहते हैं इसे है ना। जैसा कि हमने बात किया था कि ऋतु जो हमारी मिट्टी जो फटती है वो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए आप सब इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण हमें लाल मिट्टी का लाल रंग देखने को मिलता है। अगर इसके निर्माण की अगर चर्चा करें तो निर्माण जो होता है ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से मिलकर बनता है। किससे? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से। इन चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण होता है। जब ये गीली होती है, जब गीली अवस्था इसकी होती है तब ये क्या होती है? गहरी लाल होती है, और ये जब सूखी अवस्था में पाई जाती है, सूखी थोड़ी होती है, तब यह हल्की पीली दिखाई देती है। यह इसकी विशेषता हो जाती है साथियों। स्थान की अगर हम बात करें कि किस स्थान पे पाई जाती है, तो यह हमें देखने को मिलती है तमिलनाडु, तमिलनाडु क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा, एमपी है ना, झारखंड, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है ये मृदा। अगर हम इसके उपजाऊ की बात करें तो यह थोड़ी कम उपजाऊ होती है, जो कि हमने जलोढ़ मिट्टी की देखी थी। जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक उपजाऊपन होता है,
लेकिन लाल मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है यह कम मात्रा में पाए जाते हैं। फसलों की अगर बात करें तो इसमें हमें बाजरा हो गई है ना, बाजरा, साथ में ज्वार, दाल और मूंगफली, आलू, अन्य फसलें हमें इस क्षेत्र इसमें देखने को मिलते हैं इस मिट्टी पर। इस तरह से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए मिट्टियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चाय कॉफी बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अगर हम लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है साथियों? जो होता है इसका शब्द जो मिलकर बना, लेटिन शब्द के लेटर से मिलकर बना है ना, लेटर से लेटराइट हुआ, लेटर से आया है जिसका अर्थ होता है कि ईंट। ईंट इसलिए पड़ा क्योंकि जो धूप में है ना यह सूखने के कारण यह कठोर हो जाती है, एकदम कठोर रूप ले लेती है, जिसके कारण इसका नाम लेटर ईंट पड़ा है ना, ईंट से लेटराइट हुआ। अगर हम इसके निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण कैसे होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा होती है, तो और उच्च तापमान के कारण क्या होती है, इसका तीव्रता से अपक्षय होता है, जिससे इसका निर्माण होता है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अधिक वर्षा है ना, अधिक वर्षा लिखते हैं। अगर हम इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो कहाँ होगा? क्षेत्र हो जाएगा कर्नाटक, साथ में केरल, साथ में तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। साथ साथ कुछ क्षेत्र कर्नाटक के भी आते हैं, झारखंड के देखने को मिलते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये हल्की लाल और ईंट जैसी देखने को मिलती है। लोहा ऑक्साइड की भी हमें इसमें अधिकता देखने को मिलती है लेटराइट में। लोहा ऑक्साइड भी निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। लोहा ऑक्साइड अधिक वर्षा के कारण इसमें से जो पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर, है ना, तो इसमें लोह और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक देखने को मिलते हैं इस मिट्टी पे। जैसे कि हमने देखा चाय कॉफी के साथ साथ हम इसमें रबर, नारियल व काजू हमें देखने को मिलता है इन फसलों में उगाने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं इसके, जो कि लेटराइट मिट्टी के है ना। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। जलोढ़ मृदा किसके द्वारा निर्मित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नदी निक्षेपण के द्वारा। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चनों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी निक्षेपण से के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे 51 देखेंगे। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? अगर हम इसके ऑप्शंस की अगर देखें तो इसमें सिंचाई जो है ये तो जरूरी होता है ना, अपने मृदा के लिए या फिर हो गया फसलों के लिए, है ना। मृदा संरक्षण ये तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण नहीं हो सकता। जल संचय की बात करें तो यह भी मृदा अपरदन का कारण नहीं देखने को मिलता है। अत्यधिक वनों की कटाई ऑप्शन है, जैसा कि देखते हैं अत्यधिक वनों की अगर कटाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जड़ें भी उसकी ये हो जाएंगी, और जब भी पानी का बहाव आएगा तो यह मृदा को भी बहा कर ले जाएगा, यही मृदा अपरदन का कारण होता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। स्टेप क्रॉपिंग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मृदा संरक्षण को रोकने के लिए स्टेप क्रॉपिंग हमें देखने को मिलती है। साथियों स्टेप क्रॉपिंग को सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है इसे।
साथ ही साथ इसे टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। अगर हम इस प्रकार की खेती की अगर बात करें तो ये हमें पर्वतीय क्षेत्र में है ना, इसके क्षेत्र जो देखने को मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं। और ढालदार क्षेत्र में, जो कि ढालों पर क्या होता है कि जिसे काट दिया जाता है ढालों को। अब इस तरह की पहाड़ियाँ हो गई मान लो, तो इसकी जो ढालें होती है ये, है ना, तो इन ढालों को काट करके इस पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे इस टाइप से इनको काट काट के, है ना, तो इससे टेरेस बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा, इसका टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं इसे, है ना। यहाँ पे ऐसे खाली स्थान बनाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, है ना। इस तरह से यहाँ टेरेस बनाए जाते हैं, इसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे स्टेप फार्मिंग भी कहा जाता है ना। इनके क्या उद्देश्य होते हैं, तो ये इस मिट्टी का, इस प्रकार की खेती का यही उद्देश्य होता है कि पानी के बहाव को रोकना। जैसे कि पानी ऊपर से अगर आता है, वर्षा का जल ऐसे आएगा तो या ढाल रहेंगे, तो इसके पानी को भी रोकने का एक उद्देश्य होता है। साथ ही साथ मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी बहती है ना यहाँ से, तो इसके कटाव को रोकने का भी इसका उद्देश्य हो जाता है। और ढाल भूमि को क्या है, खेती योग्य बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होते है इस स्टेप क्रॉपिंग का। अगर इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है यूके, उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है इस प्रकार की खेती। साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र है उनमें भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट में भी। अधिकतर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा आपसे, अगर डीपली पूछा कि भैया ये नागालैंड में होती है या मध्य प्रदेश में होती है, तो आप स्टेप क्रॉपिंग अत्यधिक मात्रा में हम यूके हो गए, हिमाचल हो गए, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाएगा कि इसे कौन सी फार्मिंग कहते हैं, तो टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं ना, सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। गहन जीविका कृषि की विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, छोटे खेत अधिक श्रम। गहन जीविका कृषि जिसमें छोटे खेत होते हैं साथियों और अत्यधिक मात्रा में श्रम किया जाता है। साथ ही इस तरह की खेती इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि किसानों को अपनी आजीविका चलाना वो न कि व्यावसायिक लाभ के लिए की जाती है, केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की खेती की जाती है। इसमें अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसमें हमें देखने को मिलती है धान की फसल हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह की खेती हमारे भारत चीन में इस प्रकार की खेती हमें देखने को मिलती है अत्यधिक मात्रा में। क्यों की जाती है गहन क्योंकि छोटे आकार छोटा होता है ना, जनसंख्या अधिक होती है ना, तो घनी आबादी वाले क्षेत्र में हमें यह चीज़ें देखने को मिलती है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहाँ अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल एरियाज में हमें यह कृषि देखने को मिलती है। तो साथियों जो आदिवासी जो लोग होते हैं ये अधिकतर हम लोग देखते हैं कि वनाच्छादित या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में निवास करते हैं। तो जिससे कि वहाँ पे जो एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए जितने भी एरिया की ज़रूरत होती है जहाँ पे कृषि अगर हो सकती है तो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण अपनी आजीविका चलाने के लिए इस टाइप की कृषि करते हैं किसी एक क्षेत्र में। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, झूम खेती किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, झूम को झूम खेती कहते हैं। अधिकतर यह पारंपरिक जो कि आदिवासी कृषि पद्धति है, आदिवासी कृषि पद्धति देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो जंगल होते हैं और उस पे जमीन को काट कर, है ना, जंगलों को काट कर जमीन तैयार की जाती है ना, और पौधों को भी जलाया जाता है। उनसे जो राख जो निर्मित होती है उसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है।
तो यह कुछ वर्षों तक खेती देखने को मिलते हैं। फिर उस भूमि को जो है, जैसे यहाँ पे हमने इस प्रकार की खेती की, फिर कुछ समय पश्चात इस भूमि को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर यहाँ पे उस चीज को प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस तरह से ये बार बार अपने स्थान को बदलते रहते हैं। जैसे भूमि की जो है उपजाऊ शक्ति घटने पर इसे दूसरी जगह छोड़ देते हैं, इस टाइप से। तो साथियों, अगर हम इस पे बात करें किन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है, तो ये हमें असम हो गया है ना, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, साथ ही अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है इस प्रकार की कृषि। साथियों, कुछ अन्य नाम भी होते हैं इस कृषि के, जैसे हम झूम खेती के साथ साथ इसे शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं ना, शिफ्टिंग कृषि, साथ ही स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। तो आइए हम किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है देखते हैं। असम में अगर बात करें, असम में, तो असम में इसे झूम कहा जाता है, असम में झूम कहते हैं। साथ ही साथ हम देखें उड़ीसा में, उड़ीसा में तो इसे पोडू के नाम से जाना जाता है। जो झूम खेती होती है इसे पोडू के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत में तो इसे बेवर कहा जाता है, बेवर। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, एपी की, तो इसे पोदू कहा जाता है, इस प्रकार की कृषि को। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसे वालर कहा जाता है। केरल की अगर देखें तो केरल में इसे पन पन पनदान कहा जाता है, पनदान हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से साथी इसे काफी इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए नाम हो जाते हैं यहाँ से। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। वाणिज्यिक कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? एमपी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लाभ कमाने के उद्देश्य से हमें यह कृषि देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें खेतों का जो पैमाना हो तो वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है अधिक मात्रा में, क्योंकि अधिक पैदावार करनी होती है ना। आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों की बात हो या फिर कीटनाशक, सिंचाई, जो भी हो सकता है, आधुनिक चीज़ें, यंत्र, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे मशीनी आधारित फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि मानव का उपयोग कम होता है, मानव श्रम कम देखने को मिलता है इस प्रकार की कृषि में। अगर हम इसकी फसलों की अगर बात करें, कौन कौन सी फसलें हमारे वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है गन्ना हो गया, है ना, गन्ना भी व्यावसायिक फसल के रूप में देखने को मिलती है। कपास, साथ में जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी, है ना, ये सारी फसलें हमें वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये तो सभी नकदी फसलें हो जाती है जो इस्तेमाल की जाती है। कुछ बागानी फसलें भी होती हैं। बागानी फसलों की अगर बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलती है चाय हो गया, कॉफी हो गई, और रबर फसल भी आती है इसके अंतर्गत बागानी फसल में। तो साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अत्यधिक कोई पेपरों में हमें देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो फसलों से रिलेटेड और या फिर कृषि से रिलेटेड, तो हमें पूछ लिया जाएगा कि वाणिज्यिक जो नकदी लेन देन वाली फसल, कैश क्रॉप्स है, वो कौन सी है? तंबाकू है, चाय है, गेहूँ है ना, या फिर इसके अंतर्गत हम देखते हैं गन्ना, चाय, है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपसे यहाँ से फैक्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो हम इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो ये हमें पंजाब हो गया, पंजाब, साथ में हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, असम, इन सारे ही क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है अत्यधिक मात्रा में इस प्रकार की कृषि। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे।
गन्ना, कपास और चाय किस प्रकार की फसलें हैं? बताइए साथियों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नगदी फसलें है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 58 देखेंगे। कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता में सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कि अत्यधिक मात्रा में जल को धारण करती है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। कृषि की कौन सी कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्षा आधारित कृषि जो होती है यह मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। अगर हम इन फसलों की बात करें जो कि वर्षा आधारित होती है, क्योंकि अधिकांश फसलें जो होती है वो वर्षा पर ही आधारित होती है। भारत की लगभग 60% जो कृषि जो है वो वर्षा पर आधारित होती है। अगर हम कुछ इसमें बात करें तो इसमें देखने को मिलती है सबसे पहले धान। धान है ना, इसमें ज्वार, बाजरा हो गया, मक्का हो गई है ना, मक्का, साथ ही साथ इसमें बाजरा, कपास, यह मुख्य वर्षा आधारित फसलें मानी जाती है। साथ ही इसमें कुछ खरीफ फसलें और रबी की फसलें भी देखने को मिलती है। तो अब खरीफ फसलों की अगर बात करें तो हमें सभी खरीफ फसलें देखने को मिलती है, लगभग लगभग सभी फसलें जो कि मानसून पर निर्भर रहती है। रबी की फसलें, कुछ रबी की फसलें हमें भी देखने को मिलती है। जैसे कि हम रबी की अगर देखें तो इसमें हमें मुख्य रूप से गेहूँ देखने को मिलती है, जहाँ सिंचाई उपलब्ध नहीं होती है ना। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। मृदा संरक्षण हेतु बंडिंग तकनीक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मिट्टी की दीवार बनाना। अगर हम अधिकतर देखते हैं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए है ना, इन क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में तो इसमें हमें अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है बंडिंग, जो कि हम किसी भी क्षेत्र में बात करें तो हमें मेड़ देखने को मिलती है, सामान्य मेड़ बनती कहते हैं ना, जो कि छोटे क्षेत्रों में चारों ओर मिट्टी की मेड़ें बनाई जाती है, क्योंकि इससे बहाव को रोका जा सके। इसके भी 3 टाइप होते हैं बंडिंग के। एक तो सामान्य बंडिंग हमें देखने को मिलती है जिसे मेड़ बंदी कहते हैं। साथ में कंटूर बंदी होती है। कंटूर बंदी कहाँ देखने को मिलती है? कंटूर बंदी की अगर बात करें तो ये हमें पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। वही हम एक स्टोन बंडिंग देखने को मिलता है, स्टोन बंडिंग। स्टोन बंडिंग की अगर बात करते हैं हमें पथरीली जमीन पर देखने को मिलती है। पथरीली जमीन पर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिसमें पत्थरों से मेड़ बनाए जाते हैं। तो इस तरह से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्षारोपण। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण के माध्यम से। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर 62 देखेंगे। गहन जीविका कृषि किस महाद्वीप में अधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, एशिया के भाग में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जैसा कि एशिया में भारत, चीन है ना, अन्य क्षेत्र या पाकिस्तान हो गए है ना, अफगानिस्तान, तो ये सारी क्षेत्र हमारे एशिया के हो जाते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे गहन जीविका कृषि देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर 63 पर। इस कृषि पद्धति में शिफ्टिंग कल्टीवेशन शामिल है? बताइए साथियों, आप सभी इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक जीविका कृषि जो होती है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन शामिल होता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया ही था इसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। प्लांटेशन कृषि मुख्यतः किससे जुड़ी है? एमपी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया आपका यह क्वेश्चन है। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नकदी फसलों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है प्लांटेशन कृषि। तो इसका उपयोग अगर देखें तो इसे बागानी फसल भी कहते हैं ना, बागानी कृषि। बागानी कृषि
अगर बागानी कृषि की बात करें तो इसमें हमें जो कि निर्यात बाजार हमें देखने को मिलता है। तो निर्यात बाजार के लिए अत्यधिक मात्रा में इस प्रकार की कृषि की जाती है। निर्यात बाजार एक ही फसल जो होती है तो वो बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। जैसे कि हम फसलों की अगर बात करें तो हमारी जो नकदी फसलें हो जाती है प्लांटेशन कृषि के अंतर्गत, इसमें हमें चाय हो गया ना, कॉफ़ी हो गया, साथ ही साथ रबर, नारियल, काजू, इस तरह में यह सभी नकदी फसलें हमें देखने को मिलती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, जो कि उपजाऊ मृदा देखने को मिलती है भारत में सर्वाधिक, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चनों में डिस्कस किया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 66 देखेंगे, किस मिट्टी में कपास की खेती उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए काली मिट्टी में हमें कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे हमने काली मिट्टी के बारे में देखा था पिछले क्वेश्चनों में। इसे रेंगुर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी है ना, अत्यधिक गहरी काली भी होती है, कछारी टाइप की भी होती है ना यह काली मिट्टी। नमी युक्त जगह पे थोड़े पानी मिलते ही अत्यधिक नमी युक्त हो जाती है और ग्रीष्म काल में ये इसमें दरारें पड़ जाती है। एक काफ़ी क्वालिटीज़ हम लोगों ने देखी थी उसमें। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, कृषि का आधारभूत तत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा। मृदा जो कि कृषि का आधारभूत तत्व है, यही इसका आधार होता है कृषि के लिए। मृदा सबसे इम्पोर्टेंट है ना। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए उर्वरता फर्टिलिटी पर सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है मृदा का अपरदन का। अगर मृदा नहीं रहेंगे, वह पोषक तत्व नहीं रहेंगे उसमें, तो उर्वरता नहीं रह पा सकती है ना। उतनी जितनी उर्वरता होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकती, तो उर्वरता में हमें कमी देखने को मिलेंगी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। भारत में कितनी प्रमुख मृदाएं पाई जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 प्रकार की मृदाएं हमें देखने को मिलती है। अगर हम 6 प्रकार की मृदाओं की अगर बात करें तो हमें इस पे देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा, है ना, जलोढ़ मृदा। दूसरे पर हम देखते हैं काली मृदा, काली मृदा। तीसरे की अगर बात करें, इसे ही रेंगुर मृदा भी कहते हैं ना, लेटराइट मिट्टी हमें देखने को मिलती है, लेटराइट मृदा। चौथी की बात करें तो यह लाल मृदा देखने को मिलती है। पांचवे की बात करें तो मरुस्थलीय हो जाएंगे, मरुस्थलीय। छठवें पे हम देखें तो पर्वतीय मृदा हमें देखने को मिलती है। इस तरह से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 6 नाम हो जाते हैं आप सभी के लिए। अगर आप मिट्टी और कृषि से जुड़े तो आप सभी को पता होंगी। लाल मृदा है ना, मरुस्थलीय मृदा और ये पर्वतीय मृदा इस तरह से देखने को मिलती है। तो साथियों हम लोगों ने जलोढ़ मृदा के बारे में सुना था। तो ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, सबसे अधिक उपजाऊ जो होती है जलोढ़ मृदा, सबसे उपजाऊ जो होती है जलोढ़ मृदा। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? जो कि एक खादर होती है, एक होती है बांगर होती है। खादर जो होती है वो नई मृदा और बांगर जो होती है वो पुरानी मृदा के नाम से जान। वही काली मिट्टी की अगर बात करें तो इसमें हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है? रेंगुर मृदा हो गई, कपासी मृदा है ना, काली कछारी भी मृदा कहते हैं। तो इसमें अत्यधिक नमी युक्त मृदा होती है, ये अत्यधिक चिकनी होती है ना, पानी की रोकने की क्षमता होती है काली मृदा में। तो यह सबसे उपयुक्त, जैसे कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त की जाती है। वही अगर बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो यह भारी वर्षा और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो कि कर्नाटक हो गया, केरल, उड़ीसा में है ना।
इसमें चाय हो गया, कॉफ़ी, काजू आदि अन्य फसलें उगाई जाती है इसमें। लाल मिट्टी की बात करें तो इसमें कौन से, जैसे लौह तत्वों के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है, जैसे दक्षिण भारत हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इसमें बाजरा, मक्के, दालें अन्य फसलें उगाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं, ये शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्र में देखने को मिले, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है इस प्रकार की मृदा। तो इसमें क्षारीयता और लवणीयता की मात्रा अत्यधिक होती है, और साथ ही इसमें सिंचाई द्वारा कपास, बाजरा, गेहूँ उगाए जाते हैं इसमें, इस एरिया में। पर्वतीय मृदा की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा हम लोगों ने इसके बारे में भी अच्छे से चर्चा की थी। तो यह ठंडी और नमी वाली मृदा है, इसमें चाय हो गया, सेब हो गया, है ना, आलू हो गए, मसाले हो गए, तो ये हमें पर्वतीय मृदा के रूप में देखने को मिलती है। तो ये इसके प्रकार हो जाते हैं मृदाओं के, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, सारे ही फैक्ट हो जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे साथियों। कृषि का हृदय किसे कहा जाता है? एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि को जो है कृषि का हृदय कहा जाता है, क्योंकि भूमि पर ही सारी चीजें कृषि की जाती है, तो भूमि कृषि का हृदय हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 71 देखेंगे। प्रारंभिक जीविका कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है प्रारंभिक जीविका कृषि के दूसरा नाम हो जाता है इसका। चलते अगले क्वेश्चन पर। 72 देखेंगे। मृदा संरक्षण का कंटूर प्लाउइंग तरीका क्या है? बताइए आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथ ही इसका राइट आंसर हम देखने को मिलता है ऑप्शन बी, ढाल के विपरीत जुताई करने से हम मृदा का संरक्षण, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इससे मिट्टी का क्षरण भी रुकता है ना, साथ ही वर्षा जल जो कि भूमि में ही समा जाएगा, वह भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी इस प्रकार की तकनीक से। साथ ही तकनीक जो टिकाऊ कृषि का हिस्सा हो जाती है इस प्रकार की कृषि। तो अगर हम बात करें तो जो ढलान पर नीचे की ओर हल चलाएंगे तो इससे क्या होगा, बारिश का पानी और मिट्टी दोनों ही बह जाएंगे, इसलिए समोच्च रेखा की जुताई करेंगे हम लोग, तो जो पानी जो है वही वो बहेगा नहीं, मिट्टी भी नहीं बहेंगी, तो ये दोनों ही सुरक्षित रहेंगे वहाँ पे। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर 73 पर। वाणिज्यिक कृषि किस प्रकार की भूमि पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बड़े खेतों पर हमें देखने को मिलता है वाणिज्यिक कृषि, जो कि कैश फार्मिंग भी कहते हैं इस प्रकार के कृषि को। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखें 73। वाणिज्यिक कृषि किस प्रकार की भूमि पर होती है? जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका राइट आंसर बड़े खेतों में। 74 देखेंगे। घन जीविका कृषि में प्रमुख फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चावल जो होती है गहन जीविका कृषि के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दिवस से। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 5 दिसंबर, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो सारे क्वेश्चन इसके ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर। तो साथियों हम देखते हैं 5 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो घोषणाएं की थी साथियों यूएन ने, और फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन था, फाओ जिसे कहते हैं, है ना, तो ये दोनों ने ही इसके द्वारा घोषित किया गया था। इसलिए चुना गया था इस दिवस को क्योंकि जो थाईलैंड के जो राजा था उनका नाम था भूमिबोल। भूमिबोल। तो भूमिबोल अंदियादेज जो थे, अदुलियादेज, इन्हें ना मृदा संरक्षण और सतत कृषि के लिए काम करते थे, तो इनका जन्म दिवस था उस दिन, इसलिए इस डे को मृदा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
तो मृदा संरक्षण के प्रति क्या उद्देश्य थे, जैसे कि इसके महत्व के जो प्रति जागरूकता बढ़ाना समाज में, है ना। मृदा संरक्षण, प्रदूषण, उर्वरता की कमी को की समस्याओं पर ध्यान देना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ इसमें जो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर हो सकता है, टिकाऊ कृषि जो हो सकती है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के दिवस का अपनाया गया था इसमें। तो चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। चावल जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाने वाली फसल है ना, सबसे बड़ी खाद्य फसल कही जाती है। चलते अगले क्वेश्चन पर 77 देखेंगे। चावल की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 से 30 डिग्री जो होता है वो धान की खेती के लिए उत्तम तापमान होता है। वही अगर हम बात करें 10 से 15 डिग्री, तो ये आलू के लिए और जौ के लिए, आलू और जौ की जो फसल होती है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है यह टेम्परेचर। 16 से 20 डिग्री की बात करें तो यह दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होता है। वही 35 से 40 डिग्री की बात करें तो यह कपास और गन्ना की जो फसलें होती है इनके लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हो सकता है आपके शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, है ना, टेम्परेचर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78। गेहूं की रबी फसल कब बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में हमें गेहूं की फसलें देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर 79 देखेंगे। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक उत्पादन हमें गेहूं का देखने को मिलता है। अगर हम विश्व में देखें तो भारत जो है दूसरे नंबर पर हमें दिखता है गेहूं उत्पादन के मामले में। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है चाइना। चीन जो है फर्स्ट नंबर पर दिखाई देता है गेहूं उत्पादन के मामले में। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो तीसरे नंबर पर हमें रूस देखने को मिलता है। साथियों यह हमारे गेहूं के जो स्टेट है उनमें कम ज़्यादा होते रहता है। जैसे मध्य प्रदेश भी हमारा जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इसमें गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। हेलो। बाजरे को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों आप सब इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है इसे बाजरे को। अगर हम कुछ अन्य मोटे अनाजों की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है ज्वार हो गया, है ना, बाजरा और मक्का, है ना, मक्का हो जाएगा, रागी, रागी कोदो हो जाएंगे ना। साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिलता है सारे नाम हो जाते हैं, जैसे ज्वार, मक्का हो गई, रागी हो गई ना, कोदो हो गई। तो यह नाम हमें मोटे अनाजों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसमें पोषण मूल्यों की तो इसमें प्रोटीन हो गया, फाइबर, मिनरल्स उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इनके क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र में मोटे अनाज अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। बाजरा की प्रमुख उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलती है उपजाऊ मिट्टी के रूप में बाजरा की। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। मक्का को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। खाद्य व चारे की फसल के रूप में भी माना जाता है मक्के की फसल को, जिसमें मनुष्य भी और पशु भी दोनों भी इसका सेवन करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर 83 पर। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा मक्का उत्पादक क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर 84 देखेंगे। भारत में चाय की खेती कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी राज्य व दार्जिलिंग में हमें चाय की खेती देखने को मिलती है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए कि चाय की खेती कहाँ होती है, तो ये हमें दार्जिलिंग उत्तर पूर्वी राज्यों में हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। चाय की खेती के लिए अनिवार्य शर्तें क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गर्म आर्द्र जलवायु और ढलानदार भूमि। यह हमें चाय की खेती के लिए देखने के लिए मिलता है, इस प्रकार की भूमि। अगर हम ठंडी जलवायु की बात करें तो यह आलू के लिए उपयुक्त है ना। वही हम शुष्क जलवायु की बात करें तो किस प्रकार की फसलें देखने को मिलती है? बाजरा हो गई, ज्वार हो गई, शुष्क जलवायु में देखने को मिलती है। रेतीली भूमि में क्या होती है? तिलहन हमें देखने को मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। कॉफी की खेती भारत में कहाँ प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के क्षेत्र में हमें कॉफी की खेती अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिसे कॉफी बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी बेल्ट। इन क्षेत्रों को कॉफी बेल्ट भी कहा जाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। कॉफी को भारत में पहली बार किसने लाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा बुदान संत जो थे, इन्होंने कॉफी को भारत में लाया था, जो कि यमन से कॉफी के बीज लाए थे। कहाँ से लाए थे? यमन। यमन से कॉफी के बीज भारत लेके आए थे बाबा बुदान। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, केरल राज्य जो है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। तो यह प्राकृतिक रबर का भी उत्पादक माना जाता है, इससे सबसे बड़ा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। जूट को किस नाम से भी जाना जाता है? एमपी पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन आपका, बताइए आप सब इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, गोल्डन फाइबर। सुनहरा तंतु भी कहा जाता है जूट को, जो कि काफी मजबूत और सस्ता माध्यम होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में हमें अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है जूट की खेती। और बिहार की अगर बात करें तो यह दूसरा स्थान हो जाता है जूट के उत्पादन में, है ना। तो पहला स्थान किसका? पश्चिम बंगाल का। दूसरा किसका हो जाता है? बिहार का हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कौन सा खनिज धात्विक है? मेटलिक कौन सा खनिज है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लोहा जो है सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हमें यह झारखंड हो गया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। तो यह इस्पात उद्योग जो कि बुनियादी रूप से देखने को मिलते हैं इन क्षेत्रों में। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगर हम कोयला की अगर बात करें तो ये क्या है? ऊर्जा स्रोत है यह भी, जो कि अधात्विक खनिज और थर्मल पावर में इसका उपयोग देखने को मिलता है। लो आयर्स की बात करें तो ये आयरन बहुत जो कि धात्विक खनिज है, इसमें इस्पात उत्पादन के लिए भी देखने को मिलता है। और घास की बात करें जो कि जैविक संसाधन है, ये खनिज नहीं है ना। 92 देखते हैं। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, कोयला, जो कि एक अधात्विक खनिज है। इस्पात का उत्पादन जो कि ऊर्जा के उत्पादन और उद्योग ईंधन में देखने को मिलता है। सोना जो कि धात्विक खनिज हो जाता है। लोहा भी एक खनिज है धात्विक। तांबा भी हमें धात्विक खनिज के रूप में देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। भारत में सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, झारखंड स्टेट में हमें सबसे ज़्यादा लोहा देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा लोहा उत्पादक स्टेट माना जाता है। जिसमें हम बात करें तो हमें जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट यहाँ देखने को मिलता है। जमशेदपुर। चलते अगले क्वेश्चन पर 94 पर। बॉक्साइट का प्रमुख उपयोग क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम उत्पादन। बॉक्साइट से निकलने वाला एल्युमिनियम निकलता है ना, जो कि ओडिशा और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 95 देखेंगे, कोयला किस प्रकार का खनिज है? जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधात्विक खनिज। नॉन मेटेलिक खनिज होता है, धात्विक खनिज होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर 96 पर, भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए झारखंड और छत्तीसगढ़, जो कि कोयले के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अगर हम मुख्य रूप से अगर झारखंड की बात करें तो हमें यहाँ रांची, धनबाद, जमशेदपुर वाले क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में कोयला क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो कोयले के उपयोग की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, थर्मल पावर और उद्योग में हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बात करें तो इसमें झारखंड हो जाता है ना, साथ में हो जाता है छत्तीसगढ़, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है प्रमुख कोयला क्षेत्र। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, खनिज संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए रिसाइकलिंग, जो कि धातु और धातु खनिज का पुनः उपयोग करना ही इसका मुख्य संरक्षण माना जाता है। जो कि पर्यावरण संरक्षण की बात हो या फिर संसाधनों की बचत की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। चलते अगले क्वेश्चन पर 98 पर, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए ओडिशा, जो कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य माना जाता है, जिसमें हम जमशेदपुर और पांडुरंगपुर क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं इसमें प्रमुख क्षेत्रों के रूप में। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अधात्विक, नॉन मेटलिक खनिज है एक प्रकार का। क्योंकि इसमें जो कि ऊर्जा और धात्विक इसमें देखने को नहीं मिलती है ना, जो भी हम प्रयोग करते हैं जैसे धात्विक खनिज, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को कोयला हो गया है ना, ये सारी चीज़ों से पृथक होता है यह। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों, भारत में हीरा प्रमुख रूप से कहाँ मिलता है? एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, जो कि हीरा उत्पादन के रूप में हमें देखने को मिलता है, सबसे हीरा उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। जो कि अगर हम देखें मध्य प्रदेश में पन्ना हो गया, मंझगांव हो गया है ना, इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में हमें हीरा देखने को मिलता है, जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध हीरा क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से साथियों आज के हमारे जो क्वेश्चन थे आज के हमारे सिलेक्शन सीरीज के कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। सो प्लीज़ इसे अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आई होप साथियों आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी से चल रही होंगी आगे, और इसी कड़ी में हम एक नया लेक्चर आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो आप तक के वो लेक्चर पहुँचे इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक इम्पॉर्टेंट क्लास हम इसके बाद और डिस्कस करेंगे। तो चलो साथी मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।